नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह 29 दिसंबर से 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आएंगे। दौरे से संगठनात्मक समीक्षा, चुनावी रणनीति और नेताओं के साथ होगी बैठक। आरएसएस के इतिहास पर संजय राउत का हमला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा, हिंदुत्व पर बीजेपी आरएसएस को घेरा। केंद्र सरकार से संजय राउत का कड़ा सवाल। कल्याण ईस्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, 7 सीट मिलने से नाराजगी। कार्यकर्ता चाहते हैं बीजेपी अकेले चुनाव लड़े। आरजेडी का दावा, 14 जनवरी के बाद बड़े राजनीतिक बदलाव। बीजेपी के जीवन कुमार ने कहा, आरजेडी केवल सपना देखे। बिहार में एनडीए की सरकार अगले 5 वर्षों तक मजबूत। जसडीह झाझा रेल मार्ग पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 17 बोगियां बेपटरी। नदी में गिरी रेल, परिचालन ठप। राहत और जांच कार्य जारी। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के सियासत में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह 29 दिसंबर से 3 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान संगठनात्मक समीक्षा, चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष फोकस रहेगा। कार्यक्रम के तहत अमित शाह कोलकाता स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जाकर संघ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। अमित शाह के दौरे की शुरुआत 29 दिसंबर की शाम को कोलकाता पहुंचने के साथ होगी। उसी रात वे भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ कोर ग्रुप की भी बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन की मजबूती और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। 30 दिसंबर को गृह मंत्री पार्टी के कोर ग्रुप के साथ साथ वरिष्ठ और सामान्य नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इसी दिन वे कोलकाता में मीडिया से संवाद भी करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रमों के तहत अमित शाह कोलकाता के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जिससे उनका दौरा राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखता है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस से जुड़े पोस्ट और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर राउत ने बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर संजय राउत ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अचानक आरएसएस की प्रशंसा क्यों की, जिससे आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई, जिस आरएसएस ने 50 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया और जिस पर देश में धार्मिक तनाव फैलाने का आरोप लगते रहे हैं। राउत ने याद दिलाया कि संसद में खुद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर कड़े हमले किए थे। ऐसे में अचानक मत परिवर्तन कैसे हुआ, यह सवाल उन्होंने सार्वजनिक रूप से उठाया। राउत ने कहा कि दिग्विजय सिंह उनके मित्र हैं और वह उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बदलाव का कारण पूछेंगे। ऐसी है, जिस आरएसएस ने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग नहीं लिया, जिस आरएसएस ने कभी देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 50 साल तक नहीं लहराया फहराया, जो आरएसएस देश में धार्मिक तनाव निर्माण करने में सबसे आगे है, ऐसे आरएसएस पर मैंने देखा है संसद में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। तो अचानक ये क्या हो गया? ये मुझे, हमारे मित्र है दिग्विजय सिंह जी, उनसे मैं समझ लूंगा ये उनका मत परिवर्तन कैसा हुआ। वहीं लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर संजय राउत ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कंबोडिया और बैंकॉक तक हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे समय में आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है। जो लोग देश में चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप क्यों हैं। राउत ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर सरकार खुद को हिंदुत्ववादी कहती है तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे अधूरा ऑपरेशन सिंदूर किया, वैसे ही हिम्मत है तो बांग्लादेश में भी कार्रवाई करके दिखाइए। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग असली हिंदुत्ववादी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस क्या कर रही है?
और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहे हैं? यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भारत में चुनाव लड़ने के लिए, और बांग्लादेश में हिंदुओं की कत्लेआम हो रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्यों? कंबोडिया में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कंबोडिया में, बैंकॉक में, थाईलैंड में। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी समझती है, वो क्या कर रही है? दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने आंदोलन कर रही है। दिल्ली में सरकार मोदी जी की है, अमित शाह गृह मंत्री है। हाँ, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, वो आधा अधूरा छोड़ दिया। तो अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है खुलेआम, हिंदुओं को घरदार मंदिरें तोड़ रही है, जला रहे हैं, तो एक ऑपरेशन कर दीजिए ना, हिम्मत है तो आपने कर लीजिए। आपको किसने रोका है? ये ढोंगी हिंदुत्ववादी है, ये असली हिंदू नहीं है, ये बोगस लोग हैं। ये राजनीति के लिए हिंदुत्व का प्रयोग और उपयोग करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कल्याण से। कल्याण ईस्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एमएलए सुलभा गायकवाड़ के कार्यालय पर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गठबंधन हो गया और सीटों का बंटवारा तय हो गया, लेकिन बीजेपी को केवल 7 सीटें दी गई हैं, जो उनके अनुसार गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे गठबंधन नहीं चाहते और पार्टी चुनाव अपने दम पर लड़े। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदू परब और चुनावी प्रभारी नरेंद्र सूर्यवंशी कार्यकर्ताओं और इच्छुक उम्मीदवारों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। वहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप के संपर्क प्रमुख महेश गायकवाड़ ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके अनुसार कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। नव वर्ष की शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने दावा किया कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के विधान परिषद सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि आरजेडी वाले सिर्फ सपना देखते रहेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार अगले 5 वर्षों तक मजबूती से चलेगी। नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, लेकिन नव वर्ष के शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति जो है गर्म है। बता दें कि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि नव वर्ष के बाद जो है खरमास यानी 14 जनवरी के बाद जो है बिहार में खेला होने वाला है, बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे में मेरे से बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। कैसे देख रहे हैं? आरजेडी वाले कह रहे हैं कि जब जब नव वर्ष की शुरुआत होती है, जब जब बिहार में कुछ जो सियासत है उसमें आहट आती है और सत्ता परिवर्तन होता है। आरजेडी के सुप्रीमो को उनके विधायकों पर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हमारे सारे विधायक चले जाएं कहीं न कहीं, तो उनको तो अपने विधायकों पर भरोसा करना चाहिए। और कोई विधायक यदि कोई विधायक किसी सरकार के संपर्क में जाते हैं तो कहीं न कहीं असंतोष भी दिखाई पड़ता है उसके पीछे। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को कंट्रोल करना आरजेडी के लोगों का काम है, विपक्ष का काम है। ये हमारा काम नहीं है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो हम उस मैंडेट पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जनता के मैंडेट पर, जनता के इरादों पर हम खड़े उतरें और उस पर हम काम कर रहे हैं। और बाकी लोगों को जो है कुछ लगता है तो अपने विधायकों से बात करें, अपना कंट्रोल करें। उनको कहीं असंतोष है तो अपने विधायकों से बात करके उसको सीधा करने का काम करें। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश जी फिर से डगमगा रहे हैं, हम लोग की तरफ आएंगे खरमास के बाद। देखिए, आरजेडी वालों का लगातार लार टपकते रहता है। उनके नेताओं के बीच इस तरह का मन में रहता है कि भाई जल्दी से हमको लड्डू मिल जाए, लेकिन लड्डू मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने आपको लड्डू से दूर कर दिया है। जनता ने आपको सदन से दूर कर दिया है। अब देखे नहीं, चुनाव का हार ऐसा उनको झेलना पड़ा कि वो यहाँ से सीधे लंदन चले गए। यहाँ इंडिया में टिके भी नहीं, सीधे यहाँ से फ्लाइट पकड़े, लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए घूमने के लिए। तो अब उनको समझ जाना चाहिए कि बिहार में उन्हीं को वोट मिलेगा, जनता उन्हीं को चुन के लाएगी जो जनता के मुद्दों पर खड़ा रहने के लिए पूरी ताकत लगा के जनता के साथ रहेंगे। और विपक्ष जो है इस तरह का काम नहीं कर रही है। और जनता ने जब विपक्ष को मैंडेट दिया है विपक्ष के लिए, तो उनको विपक्ष के मुद्दों को उठाकर जनहित में काम करना चाहिए। इस ठंडा में जो है ना वो कम्बल ओढ़ के जो है ना आराम से घर में बैठ के टीवी केवल देखने का काम करें और लंदन घूमने का काम करें, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव 1 महीने के बाद जो कह सकते हैं कि उनके आने की सूचना भी है कि आएंगे, वो नए वर्ष के पहले आएंगे बिहार। क्या अभी तक वो मीडिया के सामने आकर नहीं उन्होंने बयान दिया कि जनादेश को लेकर जिस तरीके से उनको 25 सीट मिली, और उसके बाद भी न तो स्वीकार कर रहे हैं, न कह रहे हैं कि मशीनरी का ये जीत है। जब जब पूरे देश में चुनाव हारते हैं विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग हारते हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो है ईवीएम का खेल चल रहा है। और जहां जहां चुनाव जीतते हैं तो वहां कहते हैं कि ये जो है मैंडेट मिला है।
तो निश्चित रूप से मैंडेट और ईवीएम दोनों एक साथ आप बात नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप जी तो भाई बोले हैं भाई अपने, वो तो बोले हैं, वो तो संवैधानिक बात बोले हैं और उनके संवैधानिक बात को लोगों को सुनना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। थे बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष लोग का जो है लाट टपकते रहता है कि हमारी जो है सत्ता आ जाएगी, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर जसीडीह झाझा के बीच सिमुलतला स्टेशन के पास टेलवा बाजार हाल्ट समीप पुल संख्या 676 पर सीमेंट लदी एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 17 बोगियां बेपटरी हो गई, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक बोगियां नदी में गिर गई। मालगाड़ी अप लाइन पर जसीडीह झाझा की ओर जा रही थी और रात करीब 12 बजे अचानक हादसा हुआ, जिसे कई डिब्बे आपस में टकराकर डाउन लाइन पर आ गए। गाड़ी का इंजन करीब 400 मीटर आगे जाकर रुका। कुल 42 डिब्बों वाली इस मालगाड़ी में सीमेंट लदा हुआ था, जो आसनसोल से सीतामढ़ी जा रही थी। ड्राइवर ने नजदीकी स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद आसनसोल रेल मंडल से विशेष टीम रवाना हुई। दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे रात में चलने वाली लगभग 2 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन बहाली कार्य तेजी से कर रहा है और दुर्घटना के कारणों की भी जांच जारी है। बुलेटिन में अगली खबर सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। थाना जनकपुर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित हमजा ट्रेडर्स नाम खोजरी गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया और दूर दूर तक धुएं के गुब्बारे और आग की लपटें दिखाई दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना जनकपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई। आग पर काबू पाने के लिए सहारनपुर, रामपुर, देवबंद और मिर्जापुर से कुल 6 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। अग्निशमन अधिकारी तेज प्रताप ने बताया कि गोदाम में टेरिकॉट और पॉलिस्टर का भारी मात्रा में कपड़ा भरा होने के कारण आग बेहद विकराल हो गई थी। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि गोदाम का स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है और एहतियातन 2 से 3 दमकल गाड़ियां अभी भी मौके पर तैनात हैं। आग लगी थी तो कितनी मुशक्कत के बाद आग बुझ जाएगा, क्या कुछ इसका नुकसान हुआ है? कितनी गाड़ी लगाई गई है सर? इसमें जो है रात को 9:37 मिनट सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो उसके गोदाम है 2, उसमें आग लगी है। हम तत्काल वहां पहुंचे तो हमने 2 गाड़ी तुरंत वहां से रवाना करी सहारनपुर से। जब देखा कि आग बहुत ज्यादा है तो जनपद के अन्य फायर स्टेशनों से, जिसमें देवबंद से और आपके सरसावा से, रामपुर से, मिर्जापुर से भी गाड़ियों को बुलाया गया, क्योंकि आग जो है सूचना प्राप्त हुई तो आग बहुत भयंकर जल रही थी। फिर उसके गेट वेट बंद थे तो उसमें काफी टाइम लगा। आग बुझाने का ऑपरेशन देर से शुरू हुआ और फिर हमने रास्ता बनाते हुए उसमें लगातार पंपिंग करते हुए पूरी रात आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। सर कितनी गाड़ियां लगभग इसमें लगी होंगी आग बुझाने में? गाड़ी तो हमारे जनपद की 7 गाड़ियां थी। अब गाड़ी खाली होती रही तो क्योंकि गाड़ी में पानी सीमित होता है, 5000 लीटर है, 2.5 लीटर, तो गाड़ी पानी सीमित होता है। तो उसके बाद गाड़ियों को नजदीक की जो फैक्ट्रियां हैं राकेश केमिकल से या फायर स्टेशन से, उनको लगातार भर के एक गाड़ी को वहां पे खड़ा करके लगातार, तो वो जो है लगातार मतलब आग को बुझाया गया है। बुलेटिन में अगली खबर उज्जैन से। धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन इन दिनों श्रीमय हो गई है। साल के अंत और सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने निकले श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल का दरबार पहली पसंद बना हुआ है। नए साल के बीच छुट्टियों के चलते देश भर में भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं और ऐसे में आज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। भस्म आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के बरियाही घाट पुल पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुसरघारी से लौट रही हुंडई एवेन्यू कार में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और कुछ ही पलों में पूरी कार धू धू कर जलने लगी। चालक शुभकर कुमार झा ने सूझबूझ दिखाते हुए कार का गेट जाम होने पर शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही शिवाजीनगर और बहेड़ी से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार का नंबर BR07 5097 है और लगभग 11 लाख रुपए की क्षति हुई है। हादसे के कारण पुल पर कुछ देर अफरा तफरी मची और यातायात भी प्रभावित रहा।
NH-27 हाईवे किनारे रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित कबाड़ी दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। दुकान में रखे प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैली और आसपास के खेतों तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही 6 अग्निशमन गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड मंगाई गई। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर आंशिक नियंत्रण पाया। स्थानीय युवकों की मदद से कई सामान बाहर निकलकर आग को और फैलने से रोका गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि इतनी आग की तेज लपटें पहले कभी नहीं दिखाई दी इतनी। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगने की सूचना NH-27 रानीपुर पासवान टोला के पास कचरा में आग लगा, जिसका सूचना हमको मिला। सूचना के बाद हम तुरंत जो है दल बल के साथ घटना पर स्थल पर आए और जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में आग को पूर्ण रूप से बुझा रहे थे। उसके पश्चात मधुबनी से भी 2 गाड़ी मंगवाए और मुजफ्फरपुर से भी मंगवाए। सभी गाड़ी और सभी कर्मी के सहयोग से हमने आग पर काबू पा लिया है और आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी व्यवस्थापक द्वारा हमें नहीं जानकारी दी गई है। हम पूर्णतः आग को बुझा लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जो है उनसे पूछेंगे कि आग कैसे लगा और हम अपने स्तर से भी इसको खोज करेंगे कि आग कैसे लगा। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा चंद्रकिशोर पासवान। बिहार में राजद और अन्य राजनीतिक दलों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने मंत्री रामकृपाल यादव के दावे को कि उनके 25 विधायकों का पार्टी से संपर्क है सरासर झूठ और हथकंडा करार दिया है। राहुल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह दावा केवल खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि असल में एनडीए में सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति है, जहां बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राहुल कुमार ने केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी संरक्षण जीतन राम मांझी और उनके बेटे हम पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के बारे में भी कहा कि पिता पुत्र के बीच चल रही स्थिति पार्टी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से बच लिया। मतलब क्या तेजस्वी जी भी उनके संपर्क में है? एक तो मैं आपके बीच ही हूँ, यहाँ पे लगातार हम लोग क्षेत्र में ही हैं। देखिए, मीडिया में रहने के लिए, खुद को अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस तरह की अनगढ़ बातें सारे लोग कर रहे हैं। उनको इतना अपार बहुमत मिला है, वो लोग जनता के काम में लगे, जनता के अपेक्षाओं के ऊपर काम करना शुरू करें और इस तरह के अनर्गल चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। अभी सरकार में है, जो वादे उन्होंने किए उस वादों को पूरा करने में उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुलेटिन में अगली खबर उल्लासनगर से। उल्लासनगर में महायुति के सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना ने टीओके के साथ गठबंधन की घोषणा की है और दावा किया है कि उनके पास 55 नगर सेवकों का समर्थन है, जिसके आधार पर वे भाजपा को 23 सीटें देने को तैयार हैं। वहीं भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रदीप रामचंदानी ने कहा कि गठबंधन की स्थिति में सीट बंटवारे पर स्पष्ट रूप से चर्चा आवश्यक है। उल्लासनगर महानगर पालिका में कुल 78 सीटें हैं और वर्तमान में शिवसेना टीओके साई युति गठबंधन के पास 58 नगर सेवकों का समर्थन है, जबकि भाजपा के पास केवल 4 नगर सेवक हैं। जिस समय पे महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, उस समय पे नागपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चव्हाण जी ने मुझे निर्देश दिया था कि आप शिवसेना के साथ युति की चर्चा चालू कीजिए। मैंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, जो हमारे खासदार हैं, उनको फोन करके मेरे जो वरिष्ठों ने निर्देश दिया है उनको अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि मैं रविवार के दिन उल्लासनगर में आऊंगा और आपसे मैं मीटिंग करूंगा। उसके बाद ना वो उल्लासनगर में आए हैं, ना ही उन्होंने मुझे बुलाया है बातचीत करने को, ना ही उनका कोई फोन कॉल आया है। फिर हमारे पास 13 दिसंबर 2025 को मुझे महाराष्ट्र प्रदेश से एक ईमेल आया, जिसमें उन्होंने शिवसेना के तरफ से राजेंद्र चौधरी, अरुण आशान और कल्याण जिला के प्रमुख गोपाल लांडगे जी और आमदार बालाजी किणीकर जी का नाम आया कि ये लोग आपसे शिवसेना की तरफ से
युति के ऊपर चर्चा करेंगे। आमदार कुमार अलानी जी ने उनको गोपाल लांडगे जी जो कल्याण के प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, उनको फोन किया और उनको बताया कि हमें ऐसा ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम मंगलवार को आपके पास 12:30 बजे आके चर्चा करेंगे। चतरा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 पेटी प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद किया। सिमरिया अंचल अधिकारी गौरव कुमार राय और थाना पुलिस की सतर्कता के चलते यह खेप कटिया तुम्मा पन्ना गांव में एक पुराने बंद पड़े घर में छिपाई गई थी। सूचना मिलने के बाद टीम ने घर की तलाशी ली और ताला खुलते ही भारी मात्रा में सिरप देखकर अधिकारी भी चौंक गए। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर सनोज चौधरी ने इसे मौत का सिरप बताया और कहा कि तस्करी में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सिमरिया क्षेत्र से लंबे समय से फैले नशे के जाल को तोड़ने का संकल्प लिया गया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है। संगठन में गिर सोमनाथ जूनागढ़ क्षेत्र को खास प्रतिनिधित्व मिला है। गिर सोमनाथ जूनागढ़ के सांसद राजेश भाई चुडासमा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि गिर सोमनाथ जिले के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मानसिंह भाई परमार को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य संगठन में इन जिलों से एक एक कर नामों की घोषणा से क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। जहानाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक हैं और संगठन के विस्तार को लेकर उनकी इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर ही रख जाना चाहिए और मीडिया के माध्यम से ऐसे विषयों को उठाने से परहेज करना बेहतर होगा। दरअसल एक दिन पूर्व जहानाबाद दौरे के दौरान जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखी थी और इससे पहले भी वे एनडीए के घटक दलों और हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान देते रहे हैं, जिससे सहयोगी दलों के बीच असहजता की चर्चा सामने आती रही है। कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज। तो ये रही अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।